आज की डीप डाइव में हम एक बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील पहलू पर बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन का इतिहास, विस्थापन और ये जो आजकल नरसंहार शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर। हाँ बिल्कुल, हमारे पास ऐतिहासिक विश्लेषण है, मानवाधिकार रिपोर्ट्स हैं, हाल की घटनाओं का भी जिक्र है। सही। और हमारा मकसद बस यही है कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें निकलती हैं उन्हें सामने रखें। खासकर ये नरसंहार वाली बात, ये क्यों उठ रही है, किस संदर्भ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दशकों पुराना संघर्ष है। इतिहास, जमीन, पहचान, सब कुछ उलझा हुआ है इसमें। कहानी अक्सर 1948 से शुरू होती है। फिलिस्तीनी, जिसे अल नकबा कहते हैं, महाविनाश। इजराइल की स्थापना के बाद जो युद्ध हुआ, उसमें असल में हुआ क्या था जो आज तक इतना अहम है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि उस वक्त करीब 7 से 8 लाख फिलिस्तीनी वो विस्थापित हुए थे अपने घरों से। 7 से 8 लाख काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत बड़ी। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। स्रोतों के मुताबिक फिलिस्तीनियों के लिए ये एक तरह का सामूहिक सदमा है। उनकी पहचान का हिस्सा बन गया है। वो आज भी जो कुछ होता है उसे कई बार इसी चश्मे से देखते हैं। अच्छा। हाँ, और कुछ विद्वान हैं जैसे इलान पप्पे, वो इसे सीधे सीधे जाति सफाई कहते हैं। लेकिन ये भी है कि स्रोत बताते हैं कि ये नजरिया विवादास्पद है। दूसरे इतिहासकार इसे युद्ध का एक दुखद पर अनअपेक्षित परिणाम मानते हैं, ना कि सोची समझी योजना। समझ गया। तो नकबा ने एक तरह से पृष्ठभूमि तैयार कर दी। फिर लगभग 20 साल बाद 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, उसने स्थिति को और कैसे बदला? हाँ, 1967 का युद्ध एक और बड़ा मोड़ था। उसमें इजराइल ने कब्जा कर लिया गाजा पट्टी पर, वेस्ट बैंक पर, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि इससे और भी विस्थापन हुआ, फिलिस्तीनियों का, सीरियाई नागरिकों का भी। आंकड़े थोड़े अलग अलग हैं, कोई कहता है 2,80,000, कोई 5 लाख तक, पर विस्थापन हुआ बड़े पैमाने पर। तो कब्जा हो गया इन इलाकों पर? बिल्कुल। और यहीं से संघर्ष का रूप बदला। अब ये सिर्फ राज्यों के बीच की लड़ाई नहीं रही, ये ज्यादातर कब्जे के खिलाफ एक नागरिक प्रतिरोध बन गया, जिसे इंतिफादा कहा गया। हाँ, इंतिफादा सुना है। पहला 1987 में, फिर दूसरा 2000 के आसपास। और इसी दौर में हमास जैसे समूह भी उभरे। अच्छा, हमास? हाँ, और फिर 2007 में जब हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया, उसके बाद इजराइल ने नाकेबंदी लगा दी। नाकेबंदी? हाँ, उनका कहना था हमलों और तस्करी को रोकने के लिए। लेकिन इससे गाजा में मानवीय स्थिति बहुत बहुत खराब हो गई। ये चिंताएं भी स्रोतों में दर्ज हैं। अब आते हैं हाल की घटनाओं पर और इस शब्द पर, नरसंहार। ये बहुत बहुत वजनदार शब्द है। स्रोत क्या कहते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, खासकर गाजा के संदर्भ में, और कानूनी तौर पे इसका मतलब क्या है? ये शब्द नरसंहार या जेनोसाइड, ये राफेल लिम्किन ने गढ़ा था। और कानून में इसका मतलब है किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या कुछ हिस्से में खत्म करने के इरादे से किए गए काम। इरादा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। इरादा, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन है जिन्होंने इजराइल पर यह आरोप लगाया है। स्रोत बताते हैं कि उनका आधार क्या है? नागरिकों की बहुत बड़ी संख्या में मौतें, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जानबूझकर ऐसी स्थितियां पैदा करना कि जीना मुश्किल हो जाए, जैसे पानी, बिजली, खाने की सप्लाई रोकना, और मानवीय सहायता जो जा रही है उसमें रुकावटें डालना। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी युद्ध अपराधों की बात की है, जबरन विस्थापन की। और जाहिर है इजराइल का भी अपना पक्ष होगा। वो क्या कहता है इन आरोपों पर? हाँ बिल्कुल, इजराइल इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करता है। उनका लगातार यही कहना है कि उनकी जो भी कार्रवाइयां हैं वो आत्मरक्षा के लिए जरूरी हैं, हमास जैसे समूहों के हमलों के जवाब में हैं। अच्छा। बल्कि एक घटना का जिक्र है स्रोतों में कि इजरायली राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की एक रिपोर्ट को पक्षपाती कहकर फाड़ दिया था। ओहो। तो वो इसे बिल्कुल नहीं मानते और दुनिया बटी हुई है इस पर। कैसे? कुछ देश हैं जैसे निकारागुआ का जिक्र है जिन्होंने इसे नरसंहार कहा है। वहीं भारत जैसे देश हैं जिन्होंने UNHRC यानी मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर वोटिंग से परहेज किया। वो किसी का पक्ष नहीं ले रहे। ये भू राजनीतिक जटिलताओं को दिखाता है। बिल्कुल, हम यहाँ बस स्रोतों में जो अलग अलग नजरिए दिए गए हैं वो बता रहे हैं, किसी का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे। सही बात है। अच्छा, अक्टूबर 2023 के बाद की बात करें तो गाजा में जमीनी हकीकत क्या है?
मानवीय संकट के लिहाज से स्रोत क्या जानकारी देते हैं? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया उसके बाद जो संघर्ष शुरू हुआ उसने एक भयानक, बहुत ही भयानक मानवीय संकट पैदा कर दिया है गाजा में। किस तरह का संकट? आंकड़े क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि हजारों नागरिक मारे गए हैं। आंकड़े बहुत अलग अलग हैं। युद्ध के बीच पुष्टि करना मुश्किल होता है। कहीं 3,171 से शुरू होकर 43,000 से भी ज्यादा का आंकड़ा दिया गया है और इनमें बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की बताई जाती है। 43,000? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ। और विस्थापन करीब 20 से 23 लाख लोग, मतलब लगभग पूरी आबादी। और कई लोग तो बार बार विस्थापित हुए। बार बार, हाँ, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ तक कि जिन इलाकों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, स्रोत बताते हैं कि वहां भी हमले हुए हैं। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। और सिर्फ आम नागरिक नहीं, स्रोत ये भी बताते हैं कि पत्रकार 274 से ज्यादा, सहायता कर्मी 283 प्लस, स्वास्थ्य कर्मी 180 प्लस मारे गए हैं। और संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी, खासकर UNRW के। UNRW? हाँ, ये फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। उसके 135 से ज्यादा कर्मचारी मारे गए। ये UN के इतिहास में रिकॉर्ड है। बाप रे। और खाने, पानी, दवा, इन सब की भारी किल्लत है। मतलब आंकड़ों में भले ही फर्क हो, पर संकट कितना बड़ा है ये एकदम साफ है स्रोतों से। इतनी तबाही, इतना नुकसान, क्या कोई समाधान, कोई रास्ता नजर आता है? शांति की कोशिशों का क्या हाल है? देखिए, सबसे ज्यादा जिस समाधान की बात होती है वो है 2 स्टेट सॉल्यूशन, मतलब 2 राज्य समाधान, इजराइल और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य। हाँ, ये तो सुना है। पर इसमें चुनौतियां बहुत हैं। सीमाएं क्या होंगी, यरूशलेम का क्या होगा, जो शरणार्थी बाहर हैं उनका क्या, इजरायली बस्तियां जो वेस्ट बैंक में है, और दोनों तरफ जो चरमपंथी गुट है वो इसे मानते नहीं। कई पेच है। हाँ, फिर हाल में अब्राहम समझौते हुए, कुछ अरब देशों ने इजराइल से रिश्ते सामान्य किए। ये मध्य पूर्व की बदलती राजनीति दिखाता है, पर ये सीधे सीधे फिलिस्तीनी मुद्दे का हल नहीं है। और ये समझौते भी थोड़े नाजुक ही साबित हुए हैं। और भारत का रुख? भारत का रुख भी बदला है। पहले पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन का समर्थन था। अब स्रोत बताते हैं कि भारत एक ज्यादा संतुलित नजरिया अपना रहा है। ऐतिहासिक समर्थन भी है, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों को भी देख रहा है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत का, इस डीप डाइव का सार क्या निकलता है? स्रोत हमें एक ऐसे संघर्ष की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसकी जड़ें बहुत गहरे हैं। ऐतिहासिक विस्थापन, जिसे नकबा कहा गया, फिर कब्जा, प्रतिरोध का एक दर्दनाक चक्र, और अब नरसंहार जैसे बेहद गंभीर आरोपों तक बात पहुंच गई है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही उलझी हुई दुखद स्थिति है। इसमें आत्मरक्षा के दावे भी हैं, मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप भी, चरमपंथी समूहों की भूमिका भी है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी एकमत नहीं है। स्रोतों से एक बात तो साफ लगती है कि अगर कभी स्थायी शांति आनी है तो ऐतिहासिक नाइंसाफी को मानना होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना होगा, और मानवाधिकारों का सम्मान वो सबसे ऊपर रखना होगा। तो आज की डीप डाइव के बाद हम एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब इतिहास की व्याख्याएं इतनी अलग हों, जब आज की सच्चाई इतनी भयानक हो, तो क्या भरोसा बनाने और सुलह करने का कोई रास्ता वाकई मुमकिन है? जैसा कि इन स्रोतों में बताई गई परिस्थितियों को देखकर लगता है, सोचने वाली बात है।